तुम किसी भी नुक्ते पर गौर नहीं कर रही, देख नहीं रही हो कि दुल्हनिया कुछ बेजार सी हो रही है, लिहाजा अपने इस लाडले को उठाओ जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपनी मुमानी को देख रहा है बल्कि घोर रहा है और उसकी आंखों में नींद भी भरी है। अफशा ने भांजे को एक प्यार भरी चपत लगाकर हिरा से कहा तो उसे भी इश्फा की थकावट का एकदम एहसास हुआ, लिहाजा वो दोनों उसे आराम करने का मशवरा देकर चली गई तो इश्फा ने एक तवील पुरसुकून सांस खारिज की। इन दोनों की इस तवील गुफ्तगू में जो बात इश्फा को पसंद आई थी बल्कि इसके दिल को लगी थी, वो मुर्तज़ा के ना आने की खुशखबरी थी। इसके कंधों से मनोबोझ उतर गया था। वो चंद घंटों के लिए हल्की फुल्की सी हो गई थी। थैंक गॉड इसने कपड़े बदलने का तरद्दुद नहीं किया था। इस कदर थकन हो रही थी कि बस ज्यूली को उतारने की हिम्मत कर सकी, मगर जो ही बिस्तर पर लेटी तो एक नामालूम सी बेचैनी ने घेराव कर लिया। मैं और मुर्तज़ा, अलिफाफ ने कभी ऐसा सोचा नहीं। तुम कभी मुझे नहीं पास कोगे मुर्तज़ा, तुम मेरा आइडियल नहीं। मेरी और तुम्हारी सोचें मुख्तलिफ हैं, मेरे और तुम्हारे रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिलें मुख्तलिफ हैं, मगर फिर इन बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कर किया? पापा मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपको कभी मुआफ़ नहीं करूँगी और ये मुर्तज़ा आज नहीं तो कल ज़रूर इस कमरे में आएगा। वो मुझे छूने की कोशिश करेगा, हक जिताएगा और मैं इसे वाज़े लफ्ज़ों में बता दूंगी कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ और ये कि मैं इसे कतना पसंद नहीं करती बल्कि इस रिश्ते के बाद तो मुझे इससे शदीद नफ़रत हो गई है। वो इसी काबिल है कि इसकी शादी इसी ख़ानदान की किसी लड़की के साथ होती। मैं इसे बता दूंगी कि मामा ने मुझे अपने आंसुओं और बीमारी की ब्लैकमेलिंग से इससे शादी करने पर मजबूर कर दिया था और ये कि वो अब मेरी मजबूरी का मज़ीद फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। मैं उसे इतना जलील और शर्मिंदा करूंगी कि वो मेरे साथ निगाह उठाकर बात नहीं कर सकेगा। इस पेंडू जाहिल को भला बात करने का सलीका ही कहाँ होगा। जरी यूनिवर्सिटी से एमए करके इसने बड़ा तीर मार लिया है। घटिया इंसान, इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसे मुझ जैसी लड़की खुशकिस्मती से मिल जाएगी। और भी ना जाने कौन कौन सी मनफी सोचों ने इसके जहन को आलूदा कर रखा था। ना जाने कब सोचते सोचते इसकी आंख लगी। इसका जहन इसी वक्त बेदार हुआ जब हल्के से खटके की आवाज़ आई। वो एकदम ठिठक कर उठ बैठी। मंदी मंदी आंखों को बमुश्किल खोलकर उसने अपने सामने देखा तो हैरत से एक झटका सा लगा। सोफे पर टांग रखे सफ़ेद लिबास और सफ़ेद ही पगड़ी नुमा साफे को सर और गर्दन से सिंधी अंदाज में लपेटे वो पूरी आंखें खोले मुस्करा रहा था। नहीं, वो मुस्करा नहीं रहा था। इश्फा को गलत फहमी सी हुई थी। उसने एक मर्तबा फिर कदरे झिझकते हुए देखा। वो यकटुक इसी को देख रहा था मगर उसकी आंखें न जाने ये कैसी आंखें थी। इतनी अजीब और सेहर ज़दा कर देने वाली आंखें नहीं बल्कि खौफ ज़दा कर देने वाली आंखें, बेहद रोशन चमकीली और गहरी सिया मकनातीसी कशिश लिए लम्हा बा लम्हा मुस्कराती आंखें। ये वो मुर्तज़ा हैदर नहीं था जिसे उसने परसों कड़कती दोपहर में डेरे की कच्ची पकी सड़क पर देखा था। ये तो कोई और ही मुर्तज़ा हैदर था। आंखों में गुरूर की चमक लिए तफाखुर से बैठा उसके पिल बदलते चेहरे को बगौर देख रहा था, उन्हीं गहरी लम्हा बा लम्हा मुस्कराती आंखों से। इसने इन आंखों के बारे में कहीं पढ़ा था। वो एक अंग्रेज़ गैर शोहरत याफ्ता गरीब सा मुसन्निफ था जिसका खुशकिस्मती से एक नावल किताबी शक्ल में आ गया था। इस नावल के उन्वान का सफ़ा भी फट चुका था। ये नावल इसे आंटी डेजी के स्टोर से बड़ी खस्ता हालत में मिला था। इस नावल में रूम के किसी शहजादे का जिक्र था। नावल में शहजादे के हसन की बहुत तारीफ की गई थी, खुसूसन इसकी आंखों की। इन आंखों में भी दुनिया को सिकंदर आजम की तरह फतह कर लेने की चमक थी, मगर वो रूम का शहजादा मोहब्बत में नाकाम हो गया था और इस नाकामी ने इसके दिल को दीमक की तरह चाट लिया। उसने एक मर्तबा फिर डरते हुए निगाह उठाई। मुर्तज़ा की आंखों में भी कुछ अनोखी सी चमक थी, अगरचे अब वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा है क्या? उसने खुद से सवाल किया और फिर बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, इश्फा ने यकीन से सोचा। तो यकीनन ये उसकी शख्सियत का रोब है। एक और सवाल या निशान जहन में रोशन हुआ तो वो चुप सी रह गई। मुझे सर तपा देखकर अगर तसल्ली कर ली है तो कुछ कहूँ। अंदाज इजाज़त लेने वाला नहीं था, ना ही तंज भरा था, मगर इश्फा को यूँ महसूस हुआ कि वो ऐसे बहुत कुछ जता गया है। तुम मेरे इस कमरे में आने की तवक्को नहीं कर रही थी। यकीनन इसका अंदाज नाकाबिल फ़हम था, मगर अफसोस मैंने हमेशा दूसरों की तवक्कुआत के खिलाफ काम किया है। उसने दूसरों कहकर एक मर्तबा फिर से जिताया था। तुम्हारे नज़दीक ये शादी बहुत इनाफाना हुई है, मगर यहाँ सब लोग पिछले 3-4 महीनों से तैयारियां कर रहे थे। इश्फा के असाब ढेले पड़ रहे थे। वो यूं बोल रहा था गोया रूटीन की बातें हों।
शायद इसीलिए इश्फा के भी जहन ने काम करना शुरू कर दिया था और इसे अपने साथ होने वाले तमाम मजालिम एक मर्तबा फिर याद आ गए और साथ ही तनफ्फुर की एक तेज लहर मन में उठी। मेरे नज़दीक इस रिश्ते की सिरे से न कोई अहमियत है और न ही मैंने इस शादी को तस्लीम किया है। तुम्हारे मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए, यही बहुत है। मसला तो तब बनता जब तुम इनकार कर देती और फिर मुझे गिन पॉइंट पर तुमसे साइन करवाने पड़ते। अपनी इज्जत और अना का सौदा में किसी हाल में भी नहीं करता। इसका लबो लहजा काफी सख्त था और आवाज धीमी। मैं इनकार भी कर सकती थी। इश्फा एकदम फनकारे। फिर क्या, क्यों नहीं, वही सख्त लहजा और धीमी आवाज। मामा और पापा की वजह से, मगर तो मुझे बुज़दिल या डरपोक मत समझना। मैं सिर्फ और सिर्फ मजबूर हो गई थी। बुज़दिल डरपोक मुर्तज़ा अभी तक सामने लगी पेंटिंग को ही बगौर देख रहा था। इसकी बात सुनकर मसनूई हैरानी से दोहराने लगा। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो। मुझे तुमसे, तुम्हारे इस घर से शदीद नफरत है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शूट कर दूं। इश्फा एक मर्तबा फिर चलाए। वो इसी तरह चला चला कर मुर्तज़ा पर जाहिर कर देना चाहती थी वो इसे कतना पसंद नहीं करती और ये कि वो अपनी हुदूद में रहे। इस नफरत की कोई खास वजह, वो गोया इसकी हर बात का मजाक उड़ा रहा था। अंदाज भी काफी परसोच था। इश्फा आग बगूला हो गई। तुम मेरा आइडियल नहीं हो। तुम्हारा आइडियल क्या है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने भरपूर तनफ्फुर से गसीले लहजे में कहा। तो मुर्तज़ा ने निगाहों का जाविया बदला। इतना ऊंचा मत बोलो कि मुझे भी जुवाबा आवाज बुलंद करनी पड़े। बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इतनी गैरत होती तो इतना सब कुछ सुनने के बाद इस कमरे से उठकर चले जाते, मगर तुम जैसे। बस वो इस कदर बुलंद आवाज में बोला था कि इश्फा का दिल लरस कर रह गया। वो अपनी जगह से उठा तो इश्फा ने खुद को दाद देनी चाहिए। मुझे ऐसा पहले ही बोल देना चाहिए था, इश्फा ने मसरत भरे अंदाज में सोचा। मुर्तज़ा तेज नजरों से उसे देख रहा था। वो जानबूझकर लापरवाह बन गई। वो बाहर नहीं गया था बल्कि कमरे में 2-3 कदम चलकर रुका। शायद अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यह इश्फा की खाम ख्याली थी। वो कुछ सोच रहा था। फिर उसने जेब में से मोबाइल निकालकर किसी मुकर्रम जान से बात की। मोबाइल ऑफ करके इसने सोफे पर फेंका और बोला, औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं बल्कि मर्दानगी की तौहीन है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब आया। इसकी निगाहें उसके सरापे पर थीं। इश्फा ने पलके उठाकर देखा और फिर देखती रह गई। वो ही साकित कर देने वाली सियाह आंखें, न जाने उसकी आंखें इतने रंग क्यों बदलती थीं। जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं वो मेरी डिक्शनरी में बुज़दिल मर्द होते हैं। इस कमजोर मखलूक जो आपके रहम मुकरम पर है और सिर्फ जुबान ही चला सकती है, इस पर हाथ उठाना कहाँ की बहादुरी है। अब वो इसके करीब बैठ चुका था। इश्फा दम बखुद सी रह गई। मैं तुम्हें सिर्फ जुबान से समझाना चाहता हूँ और तुम भी अच्छी बीवियों की तरह सिर्फ जुबान की बात समझना। मुर्तज़ा ने बहुत सहूलत से इसका सादा बगैर मेहंदी लगा दूधिया गुदाज हाथ पकड़कर बगौर देखा और बोला, जो कुछ अभी कह चुकी हो उसे मैं आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए मुआफ़ करता हूँ। आइंदा कभी तुम्हारी ज़बान पर यह अल्फाज ना हो। वो धीमी आवाज़ और रूबदार लहजा। मेरा हाथ छोड़ो, वो इंतहाई बदतमीज़ से बोली थी। आइंदा तुम कभी इस अंदाज में बात भी नहीं करोगी। उसने दाएं हाथ से इसका चेहरा थामा और बायां बाजू इसकी कमर के गिर्द हमायल करके गोया इसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इश्फा का दिल खौफ से कांप उठा था। मैं अपनी बातें बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। इश्फा ने इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। वो पीछे हटना चाह रही थी मगर सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई। देखो, मुझे छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना मुझे, प्लीज छोड़ो। बेरब से चंद जुमले उसके सुर्ख लबों से आजाद हुए तो एक मजबूत हाथ ने इसके लबों को एक दूसरे में पेवस्त कर दिया। खौफ और उसके हाथ की सख्ती की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और तमाम दावे भी धुरे के धुरे रह गए। डियर इश्फा, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अहमकों की तरह अपने हक से जबरदस्ती निगाह चरा लेते हैं। महज तुम जैसी सरकश औरतों की वजह से तुम मुझे बहुत मुख्तलिफ पाओगी। मैं दूसरों के हुकूक की जंग लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार रहता हूँ, तो अपने इस जायज़ और हुसैन हक से कैसे दस्तबरदार हो जाऊं? तुम खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ज़रूर सराहूंगा। वो इश्फा के खूबसूरत नकूश की नरमाहटों को महसूस करते हुए गंभीर लहजे में बोला तो इश्फा दबी दबी आवाज़ में चीखी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अपने लबो लहजे पर कंट्रोल करो वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुर्तज़ा ने इसके खूबसूरत बालों को झटका दिया तो वो दर्द से बुलबुला उठी। वहशी भी हुदा जंगली इंसान,
कुछ और भी कह दो। वो इसकी शिद्दतों से घबराकर एकदम ही घटी घटी आवाज में रोने लगी थी। सुबह वो कमरे में तन्हा थी और मुर्तजा न जाने कहाँ था। इसकी तमाम ज्यूली सामने रखी टेबल पर पड़ी थी। वो अलिफाटे तो एकदम ही गर्दन से टीसी उठी। दोनों कलाइयों में मौजूद चूड़ियां गायब थीं और कलाइयों में भी चुभन हो रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो एक मर्तबा फिर रात के मनाजिर आंखों के सामने लहराया। इसने बेड पर बैठकर एक दफा फिर धुआंधार रोना शुरू कर दिया था। इसने मुझे हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी, अपने ही कहे अल्फाज इसका मुंह चिढ़ा रहे थे, तमस्खुर उड़ा रहे थे। बहुत बुरे हो मुर्तजा, तुम बहुत घटिया और कमीने। उसने गुस्से के आलम में अपने बाल नोच डाले। इसी पिल दरवाजे पर दस्तक हुई और मामा की आवाज भी सुनाई दी। इसका दिल चाह रहा था कि मामा के साथ खूब लड़े झगड़े, मगर न जाने क्यों उन्हें सामने पाकर उसके लबों पर कुफुर लग गए थे। निमरा और सानिया इसके लिए नाश्ता ले आई थी। ताई, उम्मी और दादी इसके वारी सदके जा रही थी। इसे इन सब की मोहब्बतें, धोखा और दिखावा महसूस हो रही थी। अगर ये मेरे अपने होते तो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब समीना चाची कमरे में दाखिल हुई। ताई, उम्मी और समीना चाची सगी बहनें भी थीं। इसीलिए वो ताई उम्मी को भाभी की बजाय आपा कहती थी। चाची ने जब ताई उम्मी की तवज्जो इश्फा के रुखे आर्जदा अंदाज की तरफ मबजूल करवाई तो इश्फा भी एकदम ठिठक गई थी। क्या ये लोग मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ रहे हैं? इसे एकदम सुबकी का एहसास हुआ था। तभी चाची तन्हाई पाते ही इसके करीब आ बैठे। जबरदस्ती के रिश्ते भी कभी पायदार होते हैं। भाईजान और हारून भाई को तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत अतिया भाभी के रवैये पर है। उन्हें तो कम अज कम मां होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मगर वो तो खुद ही, उन्होंने मानी खेजी अंदाज से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। इसकी सोचों को एक नया रुख देकर वो खुद तो उठ गई, जबकि इश्फा थक हार के तकिए में सर दिए बेसुध हो गई। मामा, आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? इश्फा, क्या बचपना है ये? सब लड़कियों की शादियां होती हैं और उन्हें माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि तुम अपने असल घर में अपनों के दरमियान रहोगी। और फिर मुझे मुर्तज़ा की तरफ से भी काफ़ी इत्मीनान है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जाना तो ज़रूरी है ना? बड़ा ख्याल रखता है वो तो मुझे पता है कि वो मामा के समझाने पर कुछ कहते कहते रुक गई थी। मामा, आप मुझे इन जंगली लोगों में छोड़ कर जा रही हैं। इश्फा, कितनी मर्तबा समझाया है कि सोच समझ कर बोला करो। अतिया ने खफगी से उसे घूरा और फिर नरमी से बोले, देखो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो। अपने शौहर और इस घर में दिल लगाओ। अब तुम्हें यही रहना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को शाद आबाद करे और जल्द ही तुम्हारी गोद भर जाए। अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो अपनी बेटी को इतना मसरूफ़ पाऊँ कि मेरे लबों पर यह शिकायत रहे कि इश्फा हमें वक्त नहीं दे रही। उन्होंने इसकी पेशानी को चूम कर गिले से लगाया। अपनी मामा और पापा के मुतालिक जो बदगुमानियां हैं उन्हें ख़त्म कर दो बेटा। सिर्फ यही सोच कर कि माँ बाप औलाद का सिर्फ भला ही चाहते हैं। इश्फा को अगर पता होता कि ये इसकी माँ का आखिरी प्यार है इसके लिए, तो वो कभी मामा को जाने ही ना देती, पापा को रोक लेती। मगर इंसान अपने रब के फैसलों के सामने बेबस है। एकदम इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम। वालिदैन की दायमी जुदाई, वो बिल्कुल ही टूट फूट चुकी थी। इसे अब महसूस हो रहा था कि वालिदैन का साया कितना ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ चंद घंटों में ही जिंदगी का ताल्लुक टूट गया। वो उनके बेजान जिस्मों से लिपट लिपट कर किस कदर हुई थी। इसने ये सोचा ही नहीं कि इसके माँ बाप को उसकी शादी करने की क्यों जल्दी थी। वो उसे मजबूत साहिबान देकर खुद मुतमईन हो गए थे। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज कर गए थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपने आखिरी सफ़र पर जाने की। उन्हें बहुत जल्दी थी कि इश्फा अपने घर बार की हो जाए। ज़माने के बेरहम छेड़े उनकी नाजुक सी बेटी को तोड़ फोड़ ना दे। मुर्तज़ा, निमरा, साना सबकी दिलजुई भी उसके इस अजीम सदमे को ख़त्म नहीं कर सकी थी। दादी अपने बेटे की मैयत को देखकर बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। ताया अबू के कंधे झक गए थे। वो सब गमज़दा थे, मगर इश्फा को अपना गम सबसे भारी लगता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सभी अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। एक वही थी जिसे किसी पर सुकून मुयस्सर नहीं था। आशिर यूनिवर्सिटी से फारिग होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। आमिर अभी तक ज़ेर तालीम था और पढ़ाई के सिलसिले में शहर में मुकीम था। कभी कभार छुट्टियों में ये दोनों भाई घर आते तो खूब ही रौनक सी हो जाती। दादी इश्फा को भी कमरे से बाहर ले आती। इनके जाने के बाद फिर हर तरफ सुकूत सा तारी हो जाता।
महविश और अरूबा कभी अपने पोर्शन से बाहर नहीं निकलती थी। समन, सारा और निमरा सानिया हमा वक्त उसकी दिलजुई के लिए तैयार रहती। घर में अगर ये लड़कियां ना होती तो बिल्कुल ही इस घर में अलिफालू बोलते। मुर्तज़ा अक्सर डेरे पर ही रहता था, कभी कभार जब ज़रूरत महसूस होती तो घर आता। ये उसकी रूटीन थी और उसे बदलना बहुत मुश्किल था। ताई, उम्मी और दादी के बहुत मर्तबा कहने पर भी इसने अपनी रूटीन नहीं बदली थी। वो ही बेरंग से शबो रोज़ थे और वो ही इश्फा की सबसे ओल्ड रोज़ की तरह बेजारे। मुर्तज़ा की खुश मिजाजी इसी तरह कायम दायम थी और इश्फा की बेजारत उरूज पर। बस इतना फ़र्क था कि वो अब मुर्तज़ा के सामने तरतर नहीं बोलती थी। ओल्ड रोज़ का जो एक रोबो दबदबा सा इसके दिल पर तारी हो गया था अभी तक कायम था।